हाँ, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम लर्न करने जा रहे हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशंस में आप लर्न करेंगे इंटरनल मेमोरीज और एक्सटर्नल मेमोरीज। ओके, लास्ट लेक्चर आपने देखा पोर्ट्स पोर्ट्स का टाइप, बिट साइज। ओके, उसके साथ साथ पोर्ट्स के ऑपरेशंस। ओके, पोर्ट्स में ड्यूअल फंक्शन, ड्यूअलिटी फंक्शन, ये सारी बातें हमने लर्न की। ओके, अभी उसके प्रोग्रामिंग में डायरेक्टली एंट्री करने से पहले मैं आपको यहाँ इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी और स्टैक के बारे में आपको यहाँ पर पहले क्लियर करा देता हूँ। यानी कैसा कि अगर अपने पास पोर्ट्स का प्रोग्रामिंग करते समय मेमोरी में अगर अपने को जाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मेमोरी में डाटा स्टोर करना पड़ता है। So that's why how you can able to save your data in the memory. So for that you need the memory internal address and external memory address. Okay, तो आपको ये दो चीजें वहां पर लगेगी, इसलिए हम पहले उसका स्टडी करते हैं और उस स्टडी के साथ साथ हम यह प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट करेंगे। बट नाउ ओके, ये पॉइंट भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है या फिर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछा जाएगा कि भाई इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी की साइज क्या होती है, और उसके साथ साथ आपको वहाँ पर कौन से पिंस का वहाँ पर रिक्वायरमेंट रहता है। ये सारी बातें मैं आज डिटेल में आपको यहाँ से दे रहा हूँ। राइट, सी, अगर माइक्रो कंट्रोलर 8051 की बात करते हैं हम, तो माइक्रो कंट्रोलर 8051 में हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी रहती है। ओके, तो इंटरनल मेमोरी दो तरह से, दो पार्ट्स, दो टाइप्स में, टू टाइप्स में अवेलेबल रहती है। फर्स्ट रैम, सेकंड रोम। रैम आती है 128 बाइट का। ओके, सेकंड रोम आता है 4 केबी का इंटरनल रोम। बट नाउ ये ये था 1970s का आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू फीचर्स। लेकिन आज अगर आप बात करते हो प्रेजेंट डेज की, 2020 की, तो 2020 में ये फीचर्स में ड्रास्टिक चेंज हो गया। तो आपको रैम मिलेगी 64 केबी की और रोम मिलेगा, लेकिन रोम नहीं रहता है, रोम की जगह क्या रहेगा, डबल ई प्रॉम फ्लैश मेमोरी। ओके, तो ये रहेगा। तो ये मेमोरीज आपको 64 केबी की इंटरनल मिल जाएगा। राइट, ध्यान रखो। लेकिन 1980s के हिसाब से हमें, हमारा करिकुलम के हिसाब से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कैसा है कि यू नो बेसिक्स। ओके, you have to attend the theory paper, okay, practical sessions. Okay, so for that point of view here you should aware with the memory size. Okay, internal memory, इंटरनल रैम रहेगा 128 बाइट का। ओके, रोम रहेगा 4 केबी का। ओके, मैं अभी आपको डिटेल में इंटरनल का जानकारी दे रहा हूँ। तो चलो चलते हैं हम, रैम में रहता क्या है, रोम में रहता क्या है, उसके स्ट्रक्चर कैसे रहते हैं। ओके, तो सारी बातें हम यहाँ डिटेल में देखते हैं। ओके, तो मैं कुछ स्लाइड्स आपके सामने यहाँ पर शेयर करता हूँ। Okay, I hope you will observe these slides, right? So with the help of these slides I am telling you here memory organization. There may be a question, theoretical question for 6 mark, draw and explain memory organization. Okay, so you should able to understand, you should able to tell them, okay, what is the memory organization. Remember, 8051 microcontroller memory is divided into program memory and data memory. So that's why program memory और data memory को कहा जाता है ROM and RAM. प्रोग्राम मेमोरी बोले तो रैम, और प्रोग्राम मेमोरी बोले तो रोम, और डाटा मेमोरी बोले तो रैम। ओके, तो प्रोग्राम मेमोरी रोम इज यूज फॉर परमानेंट सेविंग, permanent program saving, okay, which are being executed. And while the data RAM means data memory RAM is used for temporary storing and keeping intermediate results and variables. Right, तो ध्यान में रखो पर्पस क्या है। ओके,
फिल इन द ब्लैंक्स में एक आध बार पूछ सकते हैं. प्रोग्राम मेमोरी इज यूज फॉर डैश डैश. Okay, so that's why permanent saving program. Okay, similarly data RAM. Okay, data memory is used for temporarily storage and keeping intermediate results and variables, right? So these are the basic fundamentals behind the memory. Now we are going for the internal memory. Okay, 8051 carries internal memory, RAM as well as ROM. So that's why मैं RAM के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ पहले, फिर ROM के बारे में जाते हैं. ओके, आपके सामने मैं यहाँ पर RAM का स्ट्रक्चर शो आउट कर रहा हूँ. आपके पास नोट्स है, मेरी नोट्स में आपके पास ये सारी बातें अवेलेबल है. डायग्राम भी मैंने आपको दिया है. ओके, तो रैम की साइज है 128 बाइट. वो 128 बाइट आपको यहाँ पर सामने दिखाई दे रही है. ओके, 128 बाइट यानी कैसा कि उसको हेक्साडेसिमल में लोगे तो वो स्टार्ट होगा 00 to 7F, राइट? 00 to 7F. 7F is directly equivalent to 128. Okay, so that's why remember here this 128 byte memory get divided into three sections: working register, bit addressable area and general purpose area. ओके, तो वर्किंग रजिस्टर एरिया में आपको टोटल कुल मिलाकर 32 बाइट रिजर्व रहते हैं. बिट एड्रेसेबल एरिया में 16 बाइट रिजर्व रहते हैं और रिमेनिंग बाइट आपके जनरल पर्पस में शेयर्ड रहते हैं. ओके, तो रिमेंबर हम पहले बात करते हैं वर्किंग रजिस्टर की. अगर वर्किंग रजिस्टर यहाँ पर टोटल कुल मिलाकर 32 बाइट है तो 32 बाइट में 32 वर्किंग रजिस्टर आ गए. 32 वर्किंग रजिस्टर में वह डिवाइडेड रहते हैं 4 बैंक्स में, इसलिए बैंक्स बाजू में लिख के दिया है: बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3. हर बैंक में 8 बाइट रहेंगे यानी 8 रजिस्टर रहेंगे. यानी बैंक 0 में 8 रजिस्टर या 8 स्लॉट, बैंक 1 में 8 स्लॉट या 8 रजिस्टर, बैंक 2 में, बैंक 3 में 8 रजिस्टर या 8 स्लॉट. बैंक में खासियत है ये कि रजिस्टर, देखो बैंक में जाते हो तो कोई भी बैंक में, एक्सिस बैंक में जाओ या एसबीआई में जाओ या एचडीएफसी में जाओ, रुपया सेम है, बराबर है, आपका पैसा सेम है. क्या चेंज होता है? हर बैंक का अकाउंट नंबर, बराबर है. एसबीआई का अकाउंट नंबर अलग रहेगा, एक्सिस का बैंक का अकाउंट नंबर अलग रहेगा, एचडीएफसी का बैंक का अकाउंट नंबर अलग रहेगा. अकाउंट नंबर यानी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एड्रेस की, रुपीस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रुपीस सेम रहेगा. एक्सिस में जो 500 की नोट है वो एसबीआई में भी वैसे ही मिलेगी, एचडीएफसी में भी वैसे ही मिलेगा. चेंज होगा क्या? ऐसा कोई बैंक आपके पास है कि वो उसमें रुपये चेंज हो रहे हैं, इधर 500 रुपये की नोट अलग है, उधर 500 रुपये की नोट अलग है, ऐसा होता है क्या? नहीं. तो ध्यान में रखो, रुपीस के बारे में अगर बात किया तो रुपीस रिलेटेड रजिस्टर से हमारे यहाँ बैंक्स में एड्रेसेस अलग अलग रहेंगे. ओके, लेकिन जो रुपीस बोले तो रजिस्टर्स रहेंगे वो यूनिक रहेंगे. यानी बैंक 0 में अगर आप देखते हो तो बैंक 0 में रजिस्टर है R0 से लेकर R7. बैंक 1 में भी रजिस्टर के नाम सेम रहेगा लेकिन एड्रेस अलग रहेगा. बात ध्यान में आ गई? यानी R0 का एड्रेस बैंक 0 में अगर देखोगे तो उसका एड्रेस है 00, बैंक 1 में उसी का एड्रेस है 08, यानी बैंक 2 में उसका एड्रेस है 10, बैंक 3 में है 18. यानी बात समझ में आ गई? रजिस्टर नेम्स आर यूनिक इन ईच बैंक बट देयर एड्रेसेस आर डिफरेंट. गॉट इट? हाँ, अभी अगर नाम सेम है एड्रेस डिफरेंट है, ऐसा क्यों? रिमेंबर, नाम सेम है यानी आप नाम कभी भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो नाम किस बैंक का यूज करना है ये आपको ऊपर रहेगा. क्यों? क्योंकि एट ए टाइम आप कितने बैंक में जा सकते हो? अगर आपको एक्सिस बैंक में जाना है तो आप फिजिकली एक्सिस बैंक में ही जाओगे ना, कि एक आधे एक्सिस में जाओगे, आधे एसबीआई में जाओगे, आधे एचडीएफसी में जाओगे. ऐसा होता है क्या? आपके 2-3 सेक्शन होते हैं क्या? नहीं. आप एक तो एक्सिस बैंक में जा सकते हो या एसबीआई में जा सकते हो या फिर आप एचडीएफसी में जा सकते हो,
राइट। फिजिकली आपका जो अपीयरेंस है वो एक यूनिक रहेगा। तो यूनिक अगर रहेगा तो यूनिक यानी एक ही बैंक एट अ टाइम आपको अवेलेबल होगी। कितनी बैंक्स आपके लिए अवेलेबल होगी एट अ टाइम? एक ही। एट अ टाइम दो दो तीन तीन बैंक आपको अवेलेबल नहीं होगा। ओके, आपके पास एक ही बैंक अवेलेबल होगा। यानी अगर आप बैंक जीरो यूज कर रहे हो तो बैंक जीरो के R0 to R7 ही आपके पास अवेलेबल रहेंगे। अगर आप बैंक वन यूज कर रहे हो तो बैंक वन के R0 to R7 आपके पास अवेलेबल रहेंगे। ओके, एंड सो ऑन। अगर आप R0 अगर बैंक जीरो का यूज कर रहे हो और उसमें डाटा कुछ रखते हो तो वही डाटा आपको अवेलेबल होगा वह एड्रेस के ऊपर या वह पर्टिकुलर बैंक में। याद रखो, अगर आपका वहां पर कोई लॉकर है, लॉकर बोले तो रजिस्टर में डाटा, अगर लॉकर है तो लॉकर में जो डाटा रखोगे वो डाटा आपका बैंक में, अगर SBI में गए तो वही डाटा रहेगा, लेकिन एक्सिस में गए तो वो लॉकर वैसा का वैसा इधर रहेगा क्या? नहीं। याद रखो, याद रखो, आपको R0 बैंक जीरो के R0 में अगर कोई डाटा रखा तो वो R0 का डाटा एज इट इज रहेगा। अगर आप बैंक चेंज करते हो या R0 बैंक वन का यूज करते हो, बैंक वन का R0 यूज करोगे तो डाटा वो मिलेगा नहीं। याद रखो। तो याद रखना कैसा कि यहाँ बैंक जो यूज कर रहे हो उसी को रजिस्टर आपको यूज करना पड़ेगा और वही रजिस्टर एनेबल रहेंगे। ओके, अगर आप दूसरे बैंक्स के रजिस्टर अगर यूज करना चाहते हो तो पहली बैंक आपको ऑफ करना पड़ेगा और दूसरी बैंक ऑन करना पड़ेगा, यानी एनेबल डिसेबल होगा। कैसे होगा, किस कौन करेगा, कौन आपको हेल्प करेगा? आपने ऑलरेडी लर्न किया है। कहा? प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर में। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड में आपने इस तरह की बात लर्न की। वहां पर RS0 और RS1 का नाम सुना हमने, वो बिट्स वहां अवेलेबल है। आपके लिए पीछे चलता हूं। ओके, हाँ, देखिए आपके सामने प्रोग्राम स्टेटस वर्ड फ्लैग रजिस्टर अवेलेबल है। यहाँ फ्लैग रजिस्टर में आपके पास अवेलेबल है RS0 नंबर का बिट यानी 4 नंबर का बिट और RS0 3 नंबर का बिट और RS1 4 नंबर का बिट। RS1 और RS0 नीचे लिख कर दिया है। अगर उनके बीट अगर 00 है बाय डिफॉल्ट बैंक जीरो एनेबल होगा। अगर 01 है तो बैंक वन एनेबल होगा, 10 है तो बैंक टू एनेबल होगा और 11 है तो बैंक थ्री एनेबल होगा। यानी बैंक को बाय डिफॉल्ट अगर आप यूज करोगे, यानी जब प्रोसेसर कंट्रोलर रिस्टार्ट होगा तो बैंक जीरो बाय डिफॉल्ट एनेबल होता है। बैंक जीरो के ही रजिस्टर आपको यूज होते हैं जब आप माइक्रो कंट्रोलर को यूज करते हो फर्स्ट टाइम। ओके, या आप प्रोग्रामिंग में जब माइक्रो कंट्रोलर को रिस्टार्ट करते हो तो बैंक जीरो के रजिस्टर अवेलेबल होते हैं। अगर आपको बैंक वन, बैंक टू या बैंक थ्री के रजिस्टर यूज करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उन बिट्स को PSW में चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करोगे? चेंज करने के लिए प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन लगेगी। ऐसा तो नहीं है कि भाई वहां पर गए और वहां पे बिट 1 और 0 रख दिया, बटन बंद कर दिया, ये बटन ऑन कर दिया, ऐसा नहीं होता है। याद रखो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वहां प्रोग्राम बीट वाइज इंस्ट्रक्शन में, प्रोग्राम में बीट वाइज इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा और वो बीट वाइज इंस्ट्रक्शंस के द्वारा आप वहां बीट में चेंज कर सकोगे और वो बीट जैसे ही चेंज होगा वो बैंक के रजिस्टर आपके लिए अवेलेबल होंगे। गॉट इट? कोई डाउट? गेटिंग एवरीवन? चलो मैं अभी मेरे स्लाइड्स में चल रहा हूं। हम कहाँ थे? हम यहाँ बैंक्स की बात कर रहे थे। तो R0 to R7 आपके पास अवेलेबल हुए, हर बैंक में रजिस्टर और उनके एड्रेसेस रहेंगे अलग अलग। ओके, बात समझ में आई आपके? कोई डाउट भाई किसी को? ओके, चलो। हाँ चलो, अभी आपको वर्किंग रजिस्टर के बारे में समझ में आ गया अभी। ओके, नाउ वी गो ओवर द
bit addressable register and general purpose register area, right? So see, अभी सेकंड जो है वो आपके सामने यहाँ पर पीपीटी में दिख रहा है, बिट एड्रेसेबल। ओके, ये बिट एड्रेसेबल जो है, ये बिट एड्रेसेबल बोले तो इट इज एन एरिया। ओके, इट इज एन 16 बाइट एरिया। ओके, तो ये 16 बाइट एड्रेसेबल एरिया जो है, ये एरिया आपको अलाउ कर रहा है बुलियन प्रोग्रामिंग के लिए। आप लॉजिकल बिट वाइज प्रोग्रामिंग यहाँ इन बिट के द्वारा आपको जिस तरह यूजर के यानी यूजर डिफाइन बिट जो रहेगा, ओके, आपको उस हिसाब से आप उसे डिफाइन कर सकते हो। तो इसे यूजर डिफाइन एरिया भी कहा जाता है। ओके, तो बिट एड्रेसेबल एरिया में आपको टोटल 16 बाइट यानी 20H से लेकर एड्रेसेस है, 20H से लेकर 2F तक इनके एड्रेसेस है। तो ये एड्रेसेस आप यहाँ यूज कर सकते हो। ओके, तो हर एड्रेस में 8 बिट एकोमोडेट होते हैं और 8 इंडिविजुअल बिट आप उसे यूज कर सकोगे। ओके, दिस इज अबाउट द बिट एड्रेसेबल एरिया। नाउ third is general purpose area. General purpose area is beginning from 30H to 7FH. Okay, so 30H to 7FH, this area is used for general data storage point of view. यानी अगर कोई आप प्रोग्राम लिखते हो, वह प्रोग्राम में डाटा की रिक्वायरमेंट है, वह डेटा मैनिपुलेटिव हो रहा है, तो आप यहाँ इस एरिया में डाटा रख सकते हो। इससे पहले वाले एड्रेस में डाटा रख सकते हो क्या? आंसर नहीं। इससे पहले वाले एरिया में आप डाटा नहीं रखना। क्यों? क्योंकि दीज आर द डिफाइन। ओके, दीज आर द सिस्टम डिफाइन, यानी आप ऑलरेडी उसे यहाँ बिट एड्रेसेबल या बिट वाइज या बाइट वाइज आप यूज कर रहे हो, या बैंक में उसे यूज कर रहे हो रजिस्टर बैंक के द्वारा, राइट? तो आपको यूजर एरिया यानी जनरल पर्पस एरिया, ये यूजर एरिया भी कहलाता है। तो वह आपको 30H से लेकर 7FH तक अवेलेबल होगा, राइट? इसका आगे का जो एरिया है 7FH के आगे का, वह एक्सटर्नल एड्रेस एरिया कहलाता है, रैम का। तो एक्सटर्नल मेमोरी वहां अटैच होती है। तो रिमेंबर, बहुत सारे बार हम FF तक एरिया इंटरनली कंसिडर करते और FFH ऑनवर्ड का जो एरिया है वह एक्सटर्नल मेमोरी में कंसिडर करते हैं, राइट? तो 100H यानी FFH के आगे FF में 1 ऐड करोगे तो उसका नेक्स्ट एड्रेस रहेगा 100H। तो वो एड्रेस रहेगा एक्सटर्नल मेमोरी का, और वहां से एक्सटर्नल मेमोरी स्टार्ट होगी। कहाँ तक स्टार्ट होगी? FFFFH तक, राइट? याद रखो। ओके, तो ध्यान में रखना 30H to 7FH यह एरिया आपको जनरल पर्पस एरिया है। इस एरिया में यूजर डाटा स्टोर कर सकता है। सेकंड पॉइंट, इस एरिया में स्पेशल फंक्शन रजिस्टर भी प्रेजेंट रहते हैं। इस एरिया में स्पेशल फंक्शन रजिस्टर भी प्रेजेंट रहते हैं, तो उनका एड्रेस यहाँ आप यूज कर सकते हो। उनको एड्रेस के द्वारा या नाम के द्वारा भी आप उसे यूज कर सकते हो। ओके, तो कैसे करना है ये सारी बातें मैं आपको स्ट्रक्चर में आगे क्लियर करता हूँ, राइट? ओके, एक एक करके हम प्रोग्रामिंग में भी जाएंगे, तो प्रोग्रामिंग में ये सारी बातें देखते हैं, राइट? तो ये रहेगा इंटरनल रैम ऑर्गेनाइजेशन। आपके सामने ये डायग्राम है, आप उसे एक्सप्लेन करोगे, और एक्सप्लेन करते समय आप ये पॉइंट्स वहां पर बोलोगे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, जो ऑलरेडी मैंने लिख के दिया है और जो आपको मैंने अभी यहाँ पर कहा भी। ओके, तो याद रखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 आपको वहाँ लिखना रहेगा। ओके, और ये यहाँ इंटरनल रॉम के बारे में अभी नई बात करते हैं। ओके, अभी इंटरनल रॉम यानी रीड ओनली मेमोरी,
हमारे 8051 में इंटरनल रोम नियर अबाउट उसकी साइज रहती है 4 KB की। कितने? 4 KB, किलो बाइट की। ओके, तो रोम और रैम में डिफरेंस है। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम इज रीड ओनली मेमोरी। रैम डाटा स्टोरेज के लिए यूज होता है, रोम प्रोग्राम स्टोरेज के लिए यूज होता है। याद रखो, ये रोम की जो एड्रेस साइज है, एड्रेस स्पेस है, वो स्टार्ट होती है 0000H से लेकर 0FFFH तक। ओके, तो ये एड्रेस स्पेस रहेगा। ओके, so here a program counter is ordinarily used to address program code byte from address 0000H to FFFFH। ओके, तो इस एरिया में आपको इंटरनल मेमोरी भी और आपको एक्सटर्नल मेमोरी भी इंक्लूड करा दी है, यानी 0000H से लेकर 0FFFH इंटरनल और 1000H ऑनवर्ड FFFFH तक एक्सटर्नल। राइट, एक यहाँ पर डायग्राम शो करता हूँ, डायग्राम के द्वारा आपको सामने सभी बातें क्लियर हो जाएगी। देखो डायग्राम में मैंने आपको यहाँ इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी और उसके ब्रैकेट में लिखा है 4K। ओके, और एड्रेस दिया है 0000H से लेकर 0FFFH। ओके, आगे 1000H से स्टार्ट होगा एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी, उसका साइज लिखा है 60K का, और वो एंड होता है FFFFH तक। कोई डाउट? हाँ, ओके, अभी आपको अलग अलग यहाँ पर दो डायग्राम दिखाई देगी। ओके, 8051, ओके, XX51। ओके, तो वहां पर VCC और ग्राउंड का पर्पस बोला है। ओके, EA बार वहां पर यूज की है। राइट, तो EA बार आपको यहाँ पर एक्टिव लो और एक्टिव हाई टाइप का सिग्नल आपको कनेक्ट करना है। EA बार इज इटसेल्फ एक्टिव लो, तो उसको अगर हमने हाई पॉजिटिव सिग्नल लिया तो वो एक्टिव लो सिग्नल इनपुट में देगा। अगर हमने ग्राउंड सिग्नल दिया तो वो एक्टिव हाई सिग्नल इनपुट में लेगा। ध्यान में रखो, EA बार के बारे में मैंने बताया था, एनेबल एक्सेस। ओके, इट अलाउ यू टू एनेबल एक्सटर्नल मेमोरी एक्सेस। ओके, तो आपको एक्सटर्नल मेमोरी का अगर एक्सेस चाहिए है तो EA बार अगर VCC को कनेक्टेड है तो इंटरनल मेमोरी अवेलेबल होगा। अगर आपको EA बार अगर आपने VCC को कनेक्ट किया, यानी सेकंड डायग्राम में, इधर वाली डायग्राम मैंने EA बार और VCC को, यानी देखो मैंने नाम के साथ काम नहीं जोड़ा है। पहली डायग्राम में VCC और EA बार का लगाया है, यानी इंटरनली क्या अंदर जाएगा, एक्टिव लो सिग्नल। एक्टिव लो सिग्नल अगर दोगे तो इंटरनल मेमोरी, एक्टिव हाई सिग्नल अगर दोगे तो 0000S से लेकर FFFFH तक एक्सटर्नल मेमोरी। राइट, बात ध्यान में आ गई? ओके, तो इस तरह आपको ये मेमोरी अवेलेबल होगा। ये रहेगा प्रोग्राम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। गेटिंग एवरीवन? ओके, इसके एक्सप्लेनेशन में आप लिख सकते हो ये सारी बातें। राइट, हियर आपको कहा कि भाई यहाँ अगर आपको इस मेमोरी में अगर आपको डाटा का रीडिंग या राइटिंग, या आपको यहाँ कोई अगर आपको इंस्ट्रक्शन अगर रीड करना होगी तो आप उसे कैसे रीड करोगे। देखो, हाँ, the system designer is not limited by the amount of internal RAM and ROM available on chip. Two separate external memory space are made available by the 16-bit PC and DPTR, and by different control pins for enabling external ROM and RAM chip. Okay, here internal control circuitry access the correct physical memory depend upon the machine cycle state and the opcode being executed. Getting this point? There are several reasons for adding external memory, particularly program memory.
when applying the 8051 in a system, when the project is in prototype stage, the expenses in time and money of having a masked internal ROM made for each program try is prohibitive. To alert you, to alleviate this problem, the manufacturer makes available an EPROM या double EPROM या flash memory will be available by the manufacturer. Okay, version the 8751. Okay, this is the version 8751 that you connect externally, which has 4K of on-chip EEPROM that may be program and erase as need as the program is developed. The resulting circuit board layout will be identical to one that uses a factory program 8051. The only drawback of the 8751 is 87 are the specified double EEPROM programmer that must be used to program the non-standard 40-pin part and the limit of only 4096 byte of program memory. So remember, आप 4 KB की मेमोरी एक्स्ट्रा कनेक्ट कर सकते हो, ऑन चिप तो अवेलेबल है, अगर आपको एक्स्ट्रा अगर कनेक्ट करना है तो आप इस आईसी को कनेक्ट कर सकते हो और आप वहाँ मेमोरी का रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर सकते हो. गेटिंग माय पॉइंट? तो याद रखो, आपके पास मेमोरी अवेलेबल रहेगी इंटरनल रैम और रोम. रैम की साइज रहेगी 128 बाइट, रोम की साइज रहेगी 4 KB. आप जैसा चाहे उसे यूज करो. एक्सटेंडेड मेमोरी आपको अवेलेबल है नियर अबाउट 60 KB का, यानी टोटल देखो 64 KB का ही कनेक्ट करना पड़ता है. 64 KB का ही बाहर मार्केट से आपको अवेलेबल होगा, लेकिन जब आप वहाँ कनेक्ट करोगे तो आपको वहाँ पर उतनी ही मेमोरी अवेलेबल होगी जितनी इंटरनल के साथ ऐड होगी, बाकी का मेमोरी वेस्ट होगा. गट माय पॉइंट? अच्छा, दिस इज अबाउट द मेमोरीज. ओके, कोई डाउट भाई मेमोरीज में? अगर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसे लिख सकोगे इस फैशन में. ओके, अगर आपको मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी पूछा तो यू शुड एबल टू राइट ऑल दिस पॉइंट्स. आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा. फिल इन द ब्लैंक्स रहा तो नो प्रॉब्लम, फिल इन द ब्लैंक्स भी आप इसके द्वारा कवर कर सकते हो. मैंने आपको पूरा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर क्लियर कर दिया, और अगर कोई आपको अगर डाउट रहा तो यू कैन आस्क मी वेरी फ्रीली ओवर व्हाट्सएप, नो प्रॉब्लम. ओके, ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है स्टैक एंड स्टैक पॉइंटर. एग्ज़ाम में या फिलअप्स में कभी स्टैक के ऊपर क्वेश्चन अगर आया तो ये पॉइंट अपने को वहाँ पर रिक्वायर्ड रहता है. रिमेंबर, इस पॉइंट में हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज स्टैक, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टैक, हाउ स्टैक ऑपरेट्स. ये पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, अलॉन्ग विथ स्टैक के क्या डिफ़ॉल्ट एड्रेस रहता है, स्टैक में पुश और पॉप ऑपरेशन होगा तो कैसे होगा. ओके, ये भी हम वहाँ पर स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस के द्वारा लर्न करेंगे. राइट? तो देखो कैसा, अब हम यहाँ स्लाइड शेयर में एंट्री करते हैं. ओके, आपको यहाँ पॉइंट क्लियर कर रहे हैं. सी, आपके सामने अभी स्लाइड है. ओके, स्लाइड में आप देख पाओगे हाउ स्टैक एंड स्टैक पॉइंटर परफॉर्म ऑपरेशंस. राइट? अभी क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई स्टैक होता कहाँ है, स्टैक कौन से मेमोरी के ऊपर लाई करता है, उसका डिफ़ॉल्ट एड्रेस क्या होता है. राइट? तो सी हियर, stack is a 8-bit register. The length of stack register is 8-bit only. Okay,
दिस इज अ बाइट एड्रेसेबल रजिस्टर। ओके, और ये बाइट एड्रेसेबल रजिस्टर है। आप इस रजिस्टर का एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हो 81H। इस रजिस्टर का एड्रेस स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के अंदर काउंट किया जाता है रैम में। दिस रजिस्टर रिसाइड इन रैम। ओके, सो दैट्स वाई वहां पर इसका जो एड्रेस है वह है 81H। ओके, तो ये जो एड्रेस है, हाँ ओके, ये जो यहाँ पर आपको एड्रेस दिया है, यह एड्रेस रैम में है, लेकिन अभी इसका लोकेशन कहाँ है? लोकेशन इसका रहेगा 07H के ऊपर। ओके, 07H इज अ डिफॉल्ट एड्रेस ऑफ स्टैक। ओके, सो रिमेंबर 07H विल बी द एड्रेस। ओके, तो इस एड्रेस के ऊपर हम स्टैक के सारे ऑपरेशंस कैरी आउट करते हैं, राइट? It is used to hold the internal memory address location, okay, which are used as stack memory. Okay, which are used as stack memory. When data is to be placed on stack by push instruction, the content of stack pointer is incremented by 1। यानी अगर आप यहाँ स्टैक में अगर कोई डाटा रखना चाहते हो तो पुश नाम का ऑपरेशन वहां पर पुश इंस्ट्रक्शन के द्वारा कैरी आउट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इंस्ट्रक्शन increase stack pointer by 1। okay, and when okay, and then it store our data into that address। यानी स्टैक पॉइंटर का यहाँ पर हायरार्चिकल डायग्राम आपको शो किया है। आप अगर देखोगे तो लेफ्ट साइड में ओके आपको SP बॉटम साइड में दिखाई देगा, SP इज इक्वल टू 07। ओके, तो वहां पर लिखा है स्टोरिंग डाटा ऑन स्टैक। ओके, इंक्रीमेंट देन स्टोर। ओके, तो देखिए अगर आप स्टैक में डाटा स्टोर करना चाहते हो तो डाटा स्टोर करने के लिए पहले स्टैक पॉइंटर इंक्रीज होगा, ओके, बाय 1। रिमेंबर, और एक बात यहाँ पर और क्लियर करता हूँ, इन 8085 और इन 8051 there is a difference between the stack. In terms of 8051, the length of stack pointer is 8 bit. In terms of 8085, the length of the stack pointer is 16 bit। okay, in terms of 8051, the stack pointer is incrementing and then it store the data, and in terms of 8085, the stack pointer is decrementing by 2 and then store the data। this is the biggest difference between 8085 and 8051। okay, so that's why keep it in mind। and second biggest difference, in terms of 8085, length of stack pointer is 16 bit, and in terms of 8051 it is 8 bit। got it? हाँ, और यहाँ ये बात याद रखना, कैसा है, कोई कोई स्टूडेंट पूछता है सर व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ स्टैक पॉइंटर। रिमेंबर, उसका आंसर इस तरह रहेगा, आपको नेसेसिटी क्यों है, आपको जरूरत क्यों पड़ने वाली है इस एड्रेस की, या आपको इस स्टैक पॉइंटर की जरूरत क्यों है। सी, स्टैक पॉइंटर इज नेसेसरी फॉर ओके, स्टैक पॉइंटर इज नेसेसरी, एक मिनट, हाँ सॉरी, stack pointer is necessary for storage of data temporarily while running of program। stack pointer, repeat करता हूँ, stack pointer is necessary for storage of data in runtime situation
when a program is in execution. ओके, जब आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो, और while execution, in case if you feel there is a necessity of register, but the register are not available for you to hold the data. There is no any register that will be free, that will be helping you to hold the data. In such situation, you will feel the deficiency of the register, means the register is not available. That register which will be you finding, that register is accommodating any other data. So in that situation, you cannot null that data. If you null that data, if you clear that data from that register, the further operation are get affected, right? अगर फर्दर ऑपरेशन अगर अफेक्ट हुआ तो आपका प्रोग्राम वही क्रैश हो जाएगा. तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या है? रिमेंबर, इन सच सिचुएशन व्हाट एवर रजिस्टर विच यू नीड, आप क्या करोगे, वो रजिस्टर का डाटा थोड़े समय के लिए, टेम्पररी पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, वो डाटा वहां से रजिस्टर से उठाकर मेमोरी में डाल देंगे. मेमोरी लोकेशन में डाल देंगे. वो मेमोरी लोकेशन में डालने का काम कौन करेगा? स्टैक हेल्प करेगा आपको. स्टैक विल हेल्प यू टू रिलीव द डाटा फ्रॉम दैट रजिस्टर एंड पुट इट इनटू द मेमोरी. यानी रजिस्टर रिलीव हो गया, रजिस्टर में डाटा नहीं रहा, रजिस्टर में डाटा अगर जो भी था वो हमने वहां स्टैक मेमोरी में या स्टैक एरिया में वहां पर पुट आउट कर दिया. तो स्टैक एरिया में कितने देर तक पुट आउट रहेगा? जब तक आप उसे फिर से वो रजिस्टर को अकोमोडेट नहीं करते हो, वो रजिस्टर को फिर से रीअसाइन नहीं करते हो. क्यों? क्योंकि वहां हम वो रजिस्टर के द्वारा उतने समय में दूसरा और काम कर लेंगे, दूसरे और उससे एक्टिविटी करेंगे, दूसरे उससे मैनिपुलेशन कैरी आउट कर देंगे. तो वह टाइम में हमारा डाटा मेमोरी में प्रेजेंट रहेगा. मेमोरी विल होल्ड दैट डाटा टिल द रजिस्टर विल नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन. आप रजिस्टर को यूज करोगे, रजिस्टर के द्वारा कोई तो भी ऑपरेशन कैरी आउट कर लोगे, और ऑपरेशन हो गया और रजिस्टर का डाटा भी बराबर प्रॉपर प्लेस पे अगर चला गया, फिर से रजिस्टर क्या बोलेगा, मेरा डाटा लाओ पहले, मेरा जो डाटा था वो जो मेमोरी में रखा है वो डाटा दे दो मुझे, यानी मैं आगे के ऑपरेशन रिज्यूम करता हूँ. तो ऐसे सिचुएशन में वहां पर फिर से डाटा का रिट्रीविंग होगा. ओके, और वहां पर डाटा का रिट्रीविंग करते समय स्टैक वहां क्या करेगा, वो डाटा मेमोरी से कॉपी करके रजिस्टर में पास कर देगा, और आपका काम फिर से आप रिज्यूम कर सकते हैं. बात समझ में आ गई? ध्यान में लो. ओके, ये एक्टिविटी स्टैक पॉइंटर के द्वारा कैरी आउट की जाती है. इस वजह से कहा व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ स्टैक पॉइंटर. ये नेसेसिटी है स्टैक पॉइंटर की, तो इस वजह से हमें यहाँ स्टैक की जरूरत पड़ती है. तो रिमेंबर, आपको दो यहाँ पर पॉइंट में डाटा का यहाँ पर बताया है. ओके, पहला यहाँ पर जो डायग्राम दी है वो डायग्राम में देखिए, स्टोरिंग डाटा ऑन द स्टैक, और दूसरा लिया है गेटिंग डाटा फ्रॉम द स्टैक. यानी आप स्टैक के द्वारा डाटा दे सकते हो, स्टोर कर सकते हो, या ले भी सकते हो. सेंटर में आपको दिया है एड्रेस 07, 08, 09 और 08, और आपको यहाँ बोला है कि भी अगर आप डाटा स्टोर करना चाहते हो तो स्टैक पॉइंटर 1 से बढ़ेगा, यानी 07H है तो 08 हो जाएगा, और 08 पे डाटा का स्टोर करेगा. और कौन से एड्रेस पे स्टोर करेगा डाटा? 08 एड्रेस के ऊपर. ओके, फिर से और आपके अगर कोई रजिस्टर और रिलीव करने होंगे तो फिर से स्टैक पॉइंटर 1 से बढ़ेगा, वो आएगा 09 के ऊपर, फिर से डाटा स्टोर करेगा 09H एड्रेस के ऊपर. और अगर आपके पास और रजिस्टर रिलीव करना है 9 से, वो चला जाएगा 0A के ऊपर, 0A के ऊपर फिर से डाटा स्टोर करेगा. ओके, स्टैक में एक प्रिंसिपल यहाँ पर यूज होता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट. यानी अगर जो डाटा आप पहले स्टोर किए हो सो सबसे आखिरी में निकलेगा, और जो सबसे आखिरी में डाटा गया है स्टैक में वो सबसे पहले निकलेगा. यानी आपने 0A के ऊपर जो आखिरी में डाटा डाला है वो सबसे पहले निकलेगा, और जो 08 के ऊपर डाटा डाला है वो सबसे आखिरी में निकलेगा. गेटिंग माय सीक्वेंस, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अभी इसी तरह अगर आपको डाटा रिट्रीव करना है, यानी डाटा लेना है, गेटिंग डाटा फ्रॉम द स्टैक, तो सबसे पहले क्या होगा, पहले डाटा लिया जाएगा, नो कि गेट डाटा.
ओके, वो डाटा आपका लिया जाएगा 0A एड्रेस के ऊपर से, और वो रजिस्टर को असाइन हो जाएगा जिस रजिस्टर से आप लाए थे, या आप कोई अदर रजिस्टर भी वहां पर असाइन कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि वही रजिस्टर वहां रहना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, सर क्या ए रजिस्टर का डाटा अगर स्टोर किया तो यही रजिस्टर में लाना पड़ेगा? ऐसा नियम नहीं है, ऐसा कोई वहां पर नियम नहीं है। याद रखो, आप जो रजिस्टर से डाटा लेकर जा रहे हो, फॉर एग्जांपल ए से डाटा आपने मेमोरी में पास किया, तो मेमोरी में जब आप रिट्रीव करोगे तो रिट्रीव करते समय आप बी रजिस्टर में भी पास कर सकते हो, राइट? तो वो आपके ऊपर है, आपका राइट है, आप कहाँ रखना चाहते हैं, राइट? तो ऐसा कोई वहां नियम नहीं है, आप बेझिझक वहां से डाटा ले सकते हो और कोई भी रजिस्टर में डाटा दे सकते हो। समय अपना ध्यान रखना, ये मेरा जो आंसर है, क्योंकि बहुत सारे बार इंडस्ट्री में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है भी। ओके, या आपको एमसीक्यूज में अगर प्रोफेशनल एमसीक्यूज कही दोगे तो इसी तरह आपको वहां पर क्वेश्चनिंग भी आता है, राइट? तो ठीक है, जो आखिरी में डाटा एंट्री हुआ 0A के ऊपर, तो वो हमने यहाँ पर पहले पास किया, तो 0A का डाटा पहले पास होगा, फिर 09 का पास होगा, फिर 08 का पास होगा, और जैसे ही 08 का पास हो गया तो स्टैक पॉइंटर फिर से पूर्ववत पहले पोजीशन पर आ जाएगा, यानी 07। गॉट इट? यानी 07 से एसपी ने यहाँ पर आगे इंक्रीज करना चालू किया। जैसे आप डाटा पुश 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 करोगे तो पहला पुश को द्वारा हो जाएगा 08, दूसरे पुश को हो जाएगा 9, और थर्ड पुश को हो जाएगा 0A। वैसे ही पहले पॉप को होगा 0A, ओके, 0A से 09, ओके, जीरो सेकंड पॉप को होगा 08, और थर्ड पॉप को होगा 07। ओके, तो इस तरह ये डाटा आपका पुश और पॉप में वेरी होगा, और आप इस तरह ये डाटा का रिट्रीविंग और स्टोरिंग स्टैक पॉइंटर के द्वारा कैरी आउट कर सकते हैं। बात ध्यान में रखना है, जब आप पुश और पॉप करोगे तो स्टैक पॉइंटर सिर्फ एक ही से बढ़ेगा, एक ही से डिक्रीज होगा। पुश के समय डाटा एक से, पुश के समय स्टैक पॉइंटर एक से इंक्रीज होगा, पॉप के समय स्टैक पॉइंटर एक से डिक्रीज होगा। याद रखो, ये फॉरवर्ड और रिवर्स केस है। यही केस 8085 में उल्टा होता है, यानी वहां पर एड्रेस में पहले डिक्रीमेंटेशन होगा और फिर इंक्रीमेंटेशन होगा, यानी पुश के टाइम डिक्रीमेंटेशन होता है, यहाँ पुश के टाइम इंक्रीमेंटेशन होता है। 8085 में पॉप के टाइम इंक्रीमेंटेशन होगा, तो यहाँ पर डिक्रीमेंटेशन होगा। बात ध्यान में आ गई आपके? कोई डाउट? गेटिंग दिस? ओके, तो ये यहाँ पर आपको, इसलिए ये पूरा थियरी मैटर यहाँ पर आपको लिख के दिया है। ओके, यू जस्ट गो थ्रू इट, ओके, you can able to understand what I have to say. ओके, ये ऑपरेशन फिर से वैसा ही आपको यहाँ पर शो आउट कर दिया है अलॉन्ग विथ इंस्ट्रक्शंस। ओके, देखिए 07H विल बी द डिफॉल्ट एड्रेस, ओके, और आप यहाँ पर अगर पुश, ओके, यहाँ पर मूव R6 #25 करते हो तो यहाँ, ओके, इंस्ट्रक्शन भले भी आपको आज समझ में ना आए, लेकिन आप यहाँ पर ये नाम तो पढ़ सकते हो। ओके, मैंने कुछ जो डिप्लोमा होल्डर है उनको पता है भाई ये काय की इंस्ट्रक्शन है, कैसे होती है, क्यों यूज होती है। ओके, लेकिन आप जो 12th होल्डर हो, ये फर्स्ट ईयर से आ रहे हो, उनको तो ये पता नहीं है भाई माइक्रो कंट्रोलर में किस तरह की इंस्ट्रक्शन होती है। तो देखिए, डरने की बात नहीं है यहाँ पर कि भाई मुझे ये क्या है समझ में नहीं आया। डोंट वरी, ये बेसिक यहाँ पर अभी स्टार्ट किया है मैंने, एक एक करके आपके सामने इंस्ट्रक्शन आएगी, मैं उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको आगे आगे देता रहूंगा। ओके, तो देखिए नीचे के साइड में आपको यहाँ पर स्टार्ट एसपी बोला है, तो यहाँ एड्रेस लिख के दिया है 07। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पर पुश इंस्ट्रक्शन यहाँ पर कॉल करोगे तो पुश 6 बोला तो 6 मीन 6 नंबर का रजिस्टर है ना, R6। ओके, तो पुश 6 बोलोगे तो यहाँ क्या होगा, स्टैक पॉइंटर एक से बढ़ेगा, उसका एड्रेस हो जाएगा 08, और 08 होगा, और वहां पर आप डाटा रख सकते हो, तो वो डाटा रख सकते हो। क्या डाटा रखा मैंने, ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखा है मूव R6 #25, तो वो वहां पर 25H वहां स्टोर होगा। सेकंडली पुश करोगे, R1 में 12 पास किया है तो 12 वहां पर आएगा। थर्ड पॉइंट टाइम करोगे तो वहां पर R4 में 0F3 यहाँ पर लिखा है, तो वो F3H आपका डाटा वहां आ जाएगा। ओके,
देखो मैं यहाँ पर नाम के साथ काम पढ़ रहा हूँ। ओके, इंस्ट्रक्शन अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट नहीं है, काम अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट। बात समझ में आ गई आपको? यहाँ पर फर्स्ट पुश 08, सेकंड पुश 09, थर्ड पुश के द्वारा 0। फर्स्ट पुश यानी पुश 6, पुश 1, पुश 4। 641 क्या है? रजिस्टर के नाम है, रजिस्टर के R6, R1 और R4। ओके, गॉट इट माय पॉइंट? अभी जैसा पुश ऑपरेशन हुआ वैसा ही यहाँ पर पॉप ऑपरेशन दिया है, यानी नीचे के साइड में देखोगे और यहाँ मिडल में मेमोरी दिया है, इंस्ट्रक्शन भी आपको दिया है। तो यहाँ आपका स्टैक पॉइंटर है 0 यहाँ बी के ऊपर। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पर कोई डाटा 0B से यहाँ लोगे तो वह रजिस्टर में चला जाएगा जो आप स्पेसिफाई करोगे। अगर आपने यहाँ पर पॉप 3 बोला तो यानी R3, पॉप 5 बोला तो यानी R5, या पॉप 2 बोला तो R2 रजिस्टर रहेगा, राइट? तो उसी तरह आपका डाटा यहाँ पर पहले वाला पॉप करोगे, पॉप 3 करोगे तो आपको 0A का डाटा वहां पर पॉप 3 यानी R3 में चला जाएगा। सेकंड पॉप करोगे, ओके सॉरी फर्स्ट पॉप करोगे तो R3 का डाटा आपका, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, पहले अगर आप पॉप 3 करोगे तो 0A का डाटा वहां पर चला जाएगा और SP डिक्रीज हो जाएगा। ओके, से डिक्रीज होगा, फिर SP वहां पर डाटा कॉपी करेगा। सेकंड पॉप 5 करोगे तो फिर वहां डाटा कॉपी करेगा वो। ओके, और थर्ड यहाँ पर करोगे पॉप 2 तो वहां पर आपका डाटा वहां कॉपी होगा R2। ओके, तो इस तरह इस फैशन में आपका डाटा स्टोर और रिट्रीव होगा यूजिंग पुश और पॉप। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट भाई इसमें? समझ में आया आपको? ओके, यहाँ पर अगर स्टैक पॉइंटर आपको यहाँ पर समझ में आया होगा तो नो प्रॉब्लम। ओके, गेटिंग एवरीवन? ओके, आई होप इस वीडियो के द्वारा आपको सभी बातें यहाँ पर समझ में आ रही है। यहाँ पर चॉक बोर्ड की जरूरत नहीं है, यहाँ पर स्लाइड की जरूरत है। यहाँ पर ये एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। मैं जैसे जैसे प्रोग्रामिंग में अभी और एक पॉइंट बचा है वो खत्म कर लेता हूँ। वो खत्म हो गया है यानी आपका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको प्रोग्रामिंग में एंट्री कर रहा हूँ। तो प्रोग्रामिंग में मैं यहाँ पर आपको लगे तो बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा, या मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपको पावर पॉइंट में खुद टाइप करके आपको अलॉन्ग विद सारे कमेंट्स के साथ मैं उसको यहाँ पर आपको जोड़ दूंगा। देखो डरो मत, बहुत इजी टॉपिक है और इजी है माइक्रो कंट्रोलर। ओके, जस्ट यहाँ पर मेरे वीडियो बराबर प्रॉपर देखते रहो, अंडरस्टैंड करते रहो। डाउट रहा तो पूछने की कोशिश करो, ऐसा मत करो कि भाई पूछे ना, पूछो मत। ओके, सर क्या बोलेंगे, ऐसा कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। यहाँ पर पूछिए मुझे कैसा, आप जितना आपका डाउट क्लियर करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। ओके, तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।